हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि फुल सिलेबस टेस्ट है, उसका डेमो टेस्ट आज था। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। और हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके इस टेस्ट में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, हमारे पास 50 ग्राम सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। 50 ग्राम सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का और इसको हीट किया जा रहा है। उससे हमें प्राप्त हो रहा है 17.6 ग्राम CO2। हमें कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, हमें परसेंटेज प्योरिटी बतानी है इस सैंपल की, कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की। परसेंटेज प्योरिटी ये पूछ रहा है, मतलब ये 100% प्योर नहीं है, ठीक है, 100% प्योर नहीं है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, ये देखो पहले। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। और ये हमें कितना दिया है, 50 ग्राम। हम इसको मान लेते हैं कि 100% प्योर है। तो अगर 100% प्योर इसको मान के हम इसका वेट निकालते हैं, ठीक है, इम्प्योर मान के तो ये निकाला हुआ है, 100% प्योर मान के निकालते हैं, तब देखते हैं इसका वेट कितना आता है CO2 का। अगर ये 100% प्योर है तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मोल हमारे पास हो जाएगा 1/2 मोल, हाफ मोल, यानी 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल। और हम इसका हमें मोल निकालना है। मोल निकालेंगे पहले, उसके बाद वेट निकालेंगे। तो क्या करो, यहाँ पे कॉफिशिएंट मेथड लगा दो, ठीक है, C1/N1 और C2/N2। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। इसके मोल हमने निकाले हैं 0.5 मोल। इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसके मोल निकालने हैं। इसके मोल कितने आ गए, 0.5 मोल आ गए, मतलब 1/2 मोल आ गए। अब यहाँ से हम इसका वेट निकाल लेंगे। अभी देखो, अभी हम इसको 100% प्योर मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये 100% प्योर है। तब कितना वेट मिलता है हमें CO2 का 1/2 मोल। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे कितना, 44, कितना आ जाएगा 22। वेट हमारे पास कितना आ गया, 22 ग्राम। अगर हमने इस सैंपल को 100% प्योर मान के चला तो हमारा वेट कितना आ गया, 22 ग्राम। और हमें वेट दिया कितना, प्राप्त कितना हो रहा है, एक्चुअल में कितना प्राप्त हो रहा है हमारे पास, 17.6 ग्राम CO2 एक्चुअल में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और हमें अगर 100% प्योर मान लिया तो इतना प्राप्त होना चाहिए था और प्राप्त हो रहा है इतना। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी एक्चुअल में, एक्चुअल वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला, ठीक है। तो निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी। एक्चुअल वेट हमारे पास देखो कितना, ये फार्मूला आप देख लो एक बार, इसको रब करते हैं। एक्चुअल वेट यहाँ रखना है, टोटल वेट यहाँ रखना है, इंटू 100 करना है। एक्चुअल वेट कितना है, 17.6, और जो ये एक्चुअल वेट है और टोटल वेट कितना बनना चाहिए था, 22 ग्राम इंटू 100। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 176 और एक जीरो, और एक जीरो तो दशमलव के कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 22, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा ये, 2 से इसको काटो, कितना आ जाएगा 8, 2 8 16, एक बचा 2 8 16, 0, और ये हो गया 11, ठीक है, ये हो गया 11। 11 से इसको काटोगे कितना, 8, 0, कितना आ गया हमारे पास 11 बटे 88, 11 8 बार जाएगा, उसके बाद 0, 11 बटे 88, 0, 80% आ गया हमारा, ठीक है। 80% ये सैंपल प्योर है हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार इसको। अगर ये 100% प्योर होता तो हमें कितना मिलता, 22 ग्राम मिलता, मतलब मिल रहा है 17.6 ग्राम। तो मतलब ये 100% प्योर नहीं है। तो परसेंटेज प्योरिटी 17 एक्चुअल वेट डिवाइड बाई टोटल वेट गुणे 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड से डिनोट करते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जेड की वैल्यू जो नॉर्मल होती है कितना होती है, PV/RT, PV/RT होती है। और हमें क्रिटिकल सोल्यूशन के लिए चाहिए, तो यहाँ क्रिटिकल प्रेशर रखेंगे, जो प्रेशर रखेंगे वो क्रिटिकल प्रेशर रखेंगे, और जो वैल्यूम रखेंगे वो भी क्रिटिकल रखेंगे, और जो टेम्परेचर रखेंगे वो भी क्रिटिकल टेम्परेचर रखेंगे। तो क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है हमारे पास, A/27B², और क्रिटिकल वैल्यूम कितना होता है 3V, और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 8A/27, 8A/27AB, 27BR, ठीक है, 27BR। ये हमारे सब है क्रिटिकल सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, जेड की वैल्यू TC/VC/RTC। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट करो, TC/VC/RTC की जगह पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। TC की वैल्यू कितनी है, A27B², VC की वैल्यू कितनी है 3B/R, और TC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8A/27BR, ठीक है। तो R से R ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। A से ये कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना, देखो 3/8। जेड की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 3/8, ठीक है। देखो यहाँ सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस कितना बचेगा 8 बचेगा और 3 बचेगा। ये B कैसे कैंसिल हुआ, ये B को ऊपर ले जाओगे, ऐसे करोगे, ऊपर जाता है तो ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा B² से B² कैंसिल, ये R से R कैंसिल, और ये A से A कैंसिल। तो हमारा आंसर देखो कौन सा हो गया 3/8। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। देख लो एक बार, गैस स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। हमारे पास क्या दिया है, N2H2 आर टेकन इन 1:3 मोलर रेशियो, क्लोज वेसल टू अटेन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, N2 3H2 2NH3। फाइंड Kp हमें निकालना है, हमें इसके मोलर रेशियो दिए हैं 1 और ये 3 एट टाइम t पे t=0 पे दिया है, ठीक है, एट टाइम t=0 पे। अब t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 1 - x और 3 - 3x, ये कितना बनेगा 2x, ठीक है। तो हमें जब हमें Kp का फार्मूला क्या होता है, Kp होता है PNH3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और PN2 हो गया, PN2 इंटू PH2 का क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। और ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर NH3, पार्शियल प्रेशर N2, पार्शियल प्रेशर H2। और पार्शियल प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, इसके सभी के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। 1 माइनस टोटल मोल निकालो पहले, टोटल मोल इक्वल टू हो जाएगा 1 - x 3x 3 - 3x 1 - x प्लस 3 - 3x प्लस 2x। ये कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा ये -2x, और ये -2x 4, 3 1 4, और ये 3 1 4 -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - x, ये आ जाएगा टोटल मोल। इसी तरह हम निकाल लेंगे सबके मोल फ्रैक्शन। तो हम निकालते हैं PNH3 निकालते हैं। तो पहले इसके मोल
2/2x बाई टोटल मोल 2 और 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। टोटल प्रेशर कितना दिया है 2p, ये कितना आ गया हमारे पास 2px डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, PnH3 आ गया। और Pn2 देखो, Pn2 कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 2x और टोटल प्रेशर 2p, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितना p/3, यहाँ p/3 रखो, देखो x की वैल्यू आ जाएगी p/3 और ये कितना हो जाएगा देखो p/3, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स p डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, p/3 1 माइनस एक्स p 2 माइनस एक्स, ठीक है। p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स और ये p से p कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। अब 0.5 की वैल्यू इसमें x में रखो तो हमें PnH3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको रब करना पड़ेगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो रब करते हैं इसको फार्मूले को, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो देखो हमारा PnH3 आ जाएगा, PnH3 x की वैल्यू 0.5 आई है तो इसमें रख दो 2p x की वैल्यू कितना 0.5 और डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5 करोगे कितना आ जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 3, 2p/3 ये आ गया PnH3 की वैल्यू। इसी तरह हम PH2 की वैल्यू निकाल लेंगे, PH2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 3x, इसके मोल अपॉन टोटल मोल कितना है 2 माइनस 2x इंटू 2p, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 3x, यहाँ पे x की वैल्यू तुम रख दो 0.5 रखोगे, 3 पचे 15, 1.5, 3 में से 1.5 गया तो 1.5 और यहाँ 2 माइनस कितना हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा p, कितना आ गया हमारा p। अब ये सारे इसको और ये और p/3 ये फार्मूले, ये सारे हम फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक फार्मूला लिखा था Kp का, तो Kp का फार्मूला हो गया हमारे पास PnH3 का स्क्वायर Pn2 और PH2 का क्यूब, सारी वैल्यू रखो इसमें। PnH3 की वैल्यू कितनी है 2p/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई Pn2 कितना p/3 देखो p/3 और h की वैल्यू कितनी है p का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। ये देखो हमारे पास हो जाएगा 4p स्क्वायर 4p² बाई 9 डिवाइड बाई p/3, ये हो जाएगा देखो 3 है और ये 4, p का 4 से स्क्वायर कैंसिल, ये 3 3 का 9, कितना आ गया देखो 4/3, ये p ये कहाँ चला जाएगा नीचे, ये से आएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ये p का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास Kp। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन। 4/3 p का स्क्वायर, 4/3 p का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 1 मोलर HOCl, 1 मोलर HOCl है, ठीक है। एसिड है, इसका वीक एसिड होता है, ये क्या होता है वीक एसिड, इसका K हमें दिया है 1 मोलर NaOH। व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन, ये देखो हमारे पास क्या है
ये HOCl है, HOCl ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसको डालने का NaOH, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा NaOCl प्लस H2O बनेगा। ये किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का टाइप, वीक एसिड टाइप का सॉल्ट है। तो इसका पीएच मान लो 1 मोलर ये है, 1 मोलर ये है, तो 1 मोलर ये है, तो 1 मोलर ये भी तो बनेगा, कंसंट्रेशन हमें पता चलेगी। और पीएच होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट का जो पीएच होता है, pH 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, 7 प्लस pKa हमारे पास क्या दिया है, Ka दिया है, तो pKa कितना हो जाएगा, pK हो जाएगा 8, वैल्यू रखो, हाफ pKa की वैल्यू 8 और ये प्लस हाफ log C, कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ इंटू 8, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 7 4 11, कितना हो गया 11। pH कितना आ गया हमारे पास, 11, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 में क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ऑफ द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ फाउंड प्रोडक्ट, हमारे पास देखो क्या रिएक्शन है, ए और ए से क्या बन रहा है, बी, ए से क्या बन रहा है, बी प्रोडक्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ फाउंड प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच हमें क्या दिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, मान लिया ये इनिशियल में कितना था, A0 था, अब इसमें से A0 माइनस x चला गया तो कितना बचा, x बचा, और इसको हम कहते थे 80, बची हुई मात्रा, ये है बची हुई मात्रा A0 माइनस x। तो हमें ग्राफ जो बनाना है इसके बीच में और टाइम के बीच में बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, A0 माइनस 80 से आएगा, ठीक है। तो हमारा 0 ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है A0 माइनस 80 इक्वल टू KT, और हमें ग्राफ इसके और इसके बीच में दिया, देखो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा mx। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, a माइनस 80, A0 माइनस 80 यानी कि x, और ये हो गया टाइम, और ग्राफ स्लोप कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप इसका क्या देगा हमें, रेट कांस्टेंट k, इसका स्लोप क्या देगा, रेट कांस्टेंट k, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.2, ठीक है। और A0 और हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 30 मिनट, इट कंसंट्रेशन इज 0.5 मोल, 30 मिनट मतलब 80 की वैल्यू हमें दे दी है, A0 की वैल्यू हमें निकालनी है, 80 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0.05, और k की वैल्यू कितनी है, दी है, ये k की वैल्यू देखो, स्लोप हमें दिया है k, स्लोप क्या होता है यहाँ पे, स्लोप क्या होगा, m या k या tan थीटा, और 0. k की वैल्यू कितनी है, 0.2, और टाइम देखो हमें कितना दिया, 30 मिनट, तो हमें निकालना किसमें, घंटे में निकालना, हावर में, ठीक है। तो 30/60 कितना हो गया, ये 30/60 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, 0.5, और A0 की वैल्यू हमें निकालनी है, देखो A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 इंटू 0.5 माइनस 0.05, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 अंक के बाद 10 मतलब है, 5 दूनी 10, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, 2 अंक के बाद 10 प्लस 0.05, कितना हो गया, ये 5 और ये 1 0.15, A0 की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 0.15 मोलर, 0.15 मोलर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो एक बार इसको,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। करेक्ट मैचिंग हमें करनी है कॉलम ए एंड कॉलम फर्स्ट में। लेमडा एम, देखो ये देखो क्या होता है। पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं किस में हम कंफर्म है, कौन सा कंफर्म है, ठीक है, कौन सी मैचिंग हमारी कंफर्म है, किसके बारे में हम कंफर्म जानते हैं। पहले उसको मैच करो फिर ऑप्शन को मैच करो, ठीक है। तो ये क्या होता है डेल्टा एन जी, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी, जस्ट सेकेंड, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जो होता है हमारे पास माइनस एन एफ इंटू ई नॉट। ये क्या होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो हमारा कंफर्म है कि थर्ड जो होगा वो ए ही होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब थर्ड ए क्या है, थर्ड ए में देखो, और ये भी हमारा कंफर्म है। लेमडा एम क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो पहले का सी मैच करो, पहले का सी देखो कौन कौन से ऑप्शन में है। पहले का सी पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है। और तीसरे का ए देखो किस ऑप्शन में है, तीसरे का ए देखो इसमें है। तीसरे का ए क्या है तीसरे वाले ऑप्शन में है। पहले का सी और तीसरे का ए, तीसरे का इसमें डी दिया तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में सारे मैच करने की जरूरत नहीं होती, एक दो मैच करोगे आपका मैच हो जाएगा। कभी कभी एक ही मैच करने से पूरा मैच हो जाता है। बस जिसके बारे में जानकारी हो उसको मैच करो, बाकी फिर आंसर मिलाओ। अब ये देखो हम बता दे रहे हैं चौथा, ये क्या होता है जब कैथोड एनोड सेम होता है, जब कैथोड और एनोड सेम होता है तो कंसंट्रेटेड सेल होती है। कंसंट्रेटेड सेल में क्या होता है कैथोड और एनोड सेम होता है। जब एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है तो सेल रिएक्शन क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है। 56 का कौन सा हो गया थर्ड, देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। One mole of an ideal gas expand reversibly and isothermally to 10 times its original value. The change in entropy हमें क्या निकालना डेल्टा एस, और आइसोथर्मल में डेल्टा एस की वैल्यू हमें पता होती है क्या होता है डेल्टा एस इक्वल टू होता है माइनस का 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1, लॉग V2 बाई V1। ये हो जाएगा होता है 2.3 माइनस नहीं होता 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। कितने मोल के लिए दिया है 1 मोल। एन की वैल्यू हमें पता चल गई और आर के टर्म में हमारा आंसर है। और लॉग V2 कितना टाइम हो रहा है 10 टाइम हो रहा है, तो 2.303 एन की वैल्यू 1 आर लॉग कितना टाइम हो रहा है 10, वैल्यू कितना टाइम हो रहा है 10 टाइम 10 और ये 1 कितना हो गया हमारे पास 2.303 इंटू ये 1 है कितना हो जाएगा आर। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 2.303 आर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। 57 का ऑप्शन नंबर चौथा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 2 डेल्टा एस आइसोथर्मल में डेल्टा एस कितना होता है 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। एन की वैल्यू दी है, वैल्यूम का चेंज दिया कितना टाइम हो रहा है 10 टाइम हो रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यूम हमने मान लिया कितना है 1 है, तो इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना V2, तो V2 और V1 आ गया हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। For the combustion reaction at 298 Kelvin, which of the following alternate is correct? डेल्टा एच और डेल्टा यू का पहले रिलेशन बताओ। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी आर टी का होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो ये तो सॉलिड है, गैसियस मोल लेंगे सिर्फ गैस का, ये कितना हाफ है, ये 0 माइनस हाफ कितना हो जाए -1/2 आर टी। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा एच में, जब डेल्टा यू में से इतना घटा रहे तब डेल्टा एच आ रहा है,
तो डेल्टा एच हमारा लेस देन हो जाएगा डेल्टा यू के, ठीक है, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हमारे पास, पूछ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट। फॉर द सेम कंसंट्रेशन, हमारे पास क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन सेम हो गई, मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। एंड सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Na2SO4 इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। Na2SO4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमें पता है डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू यम। तो यम देखो, यम और आई तो सेम हो गया, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है 100% डिसोसिएट हो रहा है ये, तो 100% डिसोसिएटर मतलब जितने आयन होंगे उतने आई की वैल्यू होगी, मतलब आई की वैल्यू फिक्स हो गई। आई की वैल्यू फिक्स हो गई, कंसंट्रेशन फिक्स हो गया। तो डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड कर रहा है? केबी पे। अब केबी की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा टीवी की वैल्यू होगी। और केबी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। केबी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। अगर सॉल्वेंट अलग अलग होगा तो केबी की वैल्यू अलग अलग होगी, और डेल्टा टीवी अलग होगा, डेल्टा टीवी अलग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। स्टेटमेंट सेकंड देखो, केबी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये गलत है। अभी हमने लिखवाया नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे केबी डिपेंड करता है, तो हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। Which of the following compound is maximum reactive towards nucleophilic aromatic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसमें से कौन सा एरिल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो यह रिएक्टिविटी का जो हमारा आर्डर होता है एरिल हैलाइड के लिए, रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है ARF की, फिर ARF, ARCL, और ये देखो AR, 10 सेकंड रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं पूरा, ठीक है। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये होता है ARF, ARCL, ARBR और ARI, ठीक है। ये होती है हमारी रिएक्टिविटी। तो हमसे पूछ रहा है किसके टुवर्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, जो एरिल हैलाइड में होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होती है। कौन सा हो जाएगा हमारे पास? फ्लोरीन वाला हो जाएगा। ये सारे तो सेम है, ठीक है। तो 60 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। विच डज नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या चाहिए? उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या बैकेंड डी ऑर्बिटल हो, तब तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसमें देखो हमारे पास सब पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे लोन पेयर, तो ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हमसे पूछा नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, सारे कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। सिंपल क्वेश्चन था 61। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इसमें हमें है इसका रिएक्शन कराना है HI से, तो इसको क्या करो? तोड़ो, पहले ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
और ये H प्लस, ये माइनस। अब कुछ नहीं करना, H को प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, ठीक है। तो I को जोड़ेंगे यहाँ से इसको तोड़ के, और H को जोड़ेंगे यहाँ से। तो देखो हमारा क्या बन रहा है, CH2I और OH, एक फिनॉल बन रहा है और ये बन रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, CH2I और OH, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, ये प्लस, और प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है पानी निकले जिसमें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा क्या होता है, एडिशन पॉलीमर। ये क्या होता है, एडिशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर मतलब जुड़ के बनता है ये, ठीक है। क्या होता है, एडिशनल पॉलीमर। टेफ्लॉन भी एडिशनल पॉलीमर होता है, पॉलीथीन भी इसलिए एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल मतलब क्या होता है, जो लोग जुड़ के, उसमें से कुछ निकले ना, बस जुड़ के आपस में बनाएं, आपस में जुड़ जाएं। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है हमारा एडिशनल पॉलीमर। टेफ्लॉन भी एडिशनल पॉलीमर और पॉलीथीन भी एडिशनल पॉलीमर। अब ये होता है फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर चैप्टर में आप देख लेना। 63 का कौन सा हो गया, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, लेकिन इसमें से सॉफ्ट ड्रिंक पे यूज होता है हमारा सेक्रीन, क्योंकि ये कॉमन होता है, ठीक है, सेक्रीन। 64 का कौन सा हो गया, 4th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिंपल क्वेश्चन है ये सब, थ्योरेटिकल। 65 हमें आईपीएससी नेम लिखना है। आईपीएससी नेम, पहले इसकी नंबरिंग करो। मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं हम, ये लोवेस्ट सम रूल से कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है, मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी, ये हो गया नाइट्रो, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन। अब देखो कार्बन डिहाइड लिखेंगे, एल नहीं लिखेंगे, बेंजेल नहीं लिखेंगे, कार्बन डिहाइड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड है इसका कार्बन जो है मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये काउंट नहीं हो रहा है मेन चेन में, इसलिए इसका कार्बन डिहाइड लिखते हैं। और जब काउंट होता है कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड, जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है, इसका कार्बन काउंट होता है, तो एल लिखते हैं, नहीं तो कार्बन डिहाइड लिखते हैं। देखो कौन सा, 4 मेथॉक्सी, 2 नाइट्रोबेंजीन, कार्बन डिहाइड, ऑप्शन नंबर 3। फिर 65 का ऑप्शन नंबर 3 देख लो। सिंपल क्वेश्चन है आईपीएससी का। लोवेस्ट सम रूल से हमने इसकी क्या है, नंबरिंग की है। एम पहले आता है तो 4 मेथॉक्सी, एम बाद में आता है तो उसका बाद में अल्फाबेटिकल रूल। 65 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मैच द कॉलम, हमें कॉलम मैच करना है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने अभी बताया कि पहले जो हमें कंफर्म हो उसको मैच कर लो, उसके बाद आंसर मैच करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक ऑप्शन मैच करते हैं, सारे ऑप्शन मैच मिल जाते हैं, हमें सारी मैचिंग हो जाती है। तो हमें कौन सा पता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, फूड स्टोर करता है किसमें, एनिमल में। देखो एक को मिलाने से मिलता है कि नहीं मिलता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, फूड स्टोर करता है एनिमल में। बी का हमारे पास का है आर, बी का आर देखो किस किस ऑप्शन में है,
बी का आर, देखो दो ऑप्शन में, बी का यस है ये गलत हो गया, और बी का यस है क्यू है ये गलत हो गया। बी का आर हमारे पास दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लू कलर देता है, ये तो पता है, स्टार्च का टेस्ट होता है ये। सी का क्यू, सी का क्यू दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं मिला। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, और इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। रिड्यूसिंग शुगर होता है लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसे हेमीकीटल बोलते हैं, ठीक है। यस, ए का कौन सा हो गया? यस, ए का क्या हो गया? यस, ए का यस, ए का यस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। राइबोज को मिलाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड। हेमीकीटल क्या होता है? क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और राइबोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग है वो भी रिड्यूसिंग है, लेकिन ये हेमी एसिटल हो जाता है और ये हेमी फ्रक्टोज क्या होता है? हेमीकीटल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हम स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। एनर्जी, द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन द एटम। ये कह रहा है कि कोई भी अगर लोअर एनर्जी का स्ट्रक्चर है या एटम है या है, उसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। बात सही है। देखो अगर लोएस्ट एनर्जी होगी, एनर्जी लोएस्ट होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो अगर लोएस्ट एनर्जी होगी तो क्या होगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर जिसके पास कम एनर्जी है वो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इधर उधर घूमने लगेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? कम, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी है तो मतलब स्टेबिलिटी उसकी क्या है? ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी भी एटम पे चार्ज कम हो या नहीं हो, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और चार्ज वाला क्या होता है? कम स्टेबल होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जनरली लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द एटम। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, ठीक है। मतलब अगर स्मॉलेस्ट चार्ज होगा या चार्ज जीरो होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा देखिए, इन ओजोन मॉलिक्यूल द सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ, हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, देखते हैं इसके बारे में क्या करें। ओजोन मॉलिक्यूल द सेंट्रल ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनल ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन इन नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। देखो सेंट्रल वाले पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो स्टेटमेंट बोथ सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर 68। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर क्या होती है? अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, ओवरलैपिंग ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब देखो 2p पाई और 2p पाई, 2p पाई में ओवरलैपिंग ज़्यादा, फिर 2p पाई 3d पाई में ओवरलैपिंग ज़्यादा, 3d पाई में ओवरलैपिंग ज़्यादा, फिर 2p पाई और 3p पाई में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद 2p पाई एंड 3p पाई,
फिर 3p पाई 3p पाई 3p पाई फिर 3p पाई, ठीक है। ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है यहाँ डी में। ओवरलैपिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये p देखो ऐसे होता है और d ऐसे बन जाता है, d ये d है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए 2p की और 3d से ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, 68 का थर्ड। ये होता है p और ये होता है d। 68 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 69, स्पेसिफाई द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन इन द एडक्ट फॉर्म्ड बाय NH3 एंड BF3। NH3 और BF3 को मिला है। तो हमारे पास क्या है? NH3 है, हमारे पास क्या है? NH3 है, NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, और क्या है? BH3 है, BF3 है, BF3, इसके पास देखो 3 बॉन्ड है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या होता है? ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, ठीक है। यहाँ हमारा बन जाता है N B, ये हो गया H, ये हो गया H और एक H, और यहाँ पे F और ये क्या होता है? ये F क्या होता है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जब इसमें मिलाया जाता है तो इसके क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये तो ये लोन पेयर को खींच लेता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो 4 बॉन्ड है तो क्या होगा? sp3 होगा, इसमें भी sp3 होगा, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारा एडक्ट बन गया। कौन? ये हमारा एडक्ट बन गया, एडक्ट फॉर्म हो गया sp3 तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। विच मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। F6 का F6 पे -2। देखो ये कंपेरेबल साइज के हैं, कंपेरेबल साइज वाले क्या होते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन और क्लोरीन में जो साइज का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी ये भी कंपेरेबल साइज के हैं, ये भी कंपेरेबल साइज के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? SiCl में, Si और Cl में जो साइज का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, SiCl6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 70। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनकी ये कंपेरेबल साइज के नहीं होते हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मैच करना हैवी वाटर। हमने मैचिंग का भी क्वेश्चन बताया था कि क्या हो, पहले एक को मैच करो फिर ऑप्शन मिलाओ, ठीक है। हम क्या हैवी वाटर हमें सबको पता होता है D2O है, मैच करो पहले का क्या C, पहले का C कौन कौन से ऑप्शन में है? 1 में है और 4 में है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ना। अब पहला बचा, चौथा बना। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की वजह से। तो दूसरे का कौन सा हो गया? A। दूसरे का A, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरे का इसमें D है, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, इसमें दूसरे का D है, दूसरे का A। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? देखो 2 हमने मिलाया, सारे मिल गए, ठीक है। 2 मिलाया, सारे मिल गए, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन चौथा। सारे मिलाने की जरूरत नहीं होती। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल नहीं होता। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह, सल्फेट और क्लोराइड दोनों की वजह से होती है। किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा इज आर करेक्ट, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर इज कितना होता है, ये 100% प्योर नहीं होता, ये कितना होता है 80% प्योर होता है। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है 80% प्योर होता है, ठीक है। और कॉपर मेल्टी इज मिक्सचर ऑफ Cu2, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे यस होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। जोन डिफाइनिंग द मेस मैटर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम को नहीं करते, इसमें करते हैं जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम को करते हैं, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। इसमें देखो जर्मेनियम को करते हैं और किसको करते हैं, जर्मेनियम हो गया, बोरान हो गया, थैलियम इंडियम भी होता है, इंडियम बोरान इंडियम, और गैलियम भी होता है, बोरान इंडियम गैलियम जर्मेनियम, और क्या होता है, और होता है SI सिलिकॉन, जर्कोनियम नहीं होता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ तो हमारा 3 गलत हो गया, तो सही कौन सा हो गया, चौथा, ये तीनों गलत है, चौथा सही है। वुड फ्लोटिंग से हम जर्कोनियम को फिल्टर नहीं करते, जर्कोनियम का प्यूरिफिकेशन नहीं करते, किसका करते हैं, जर्मेनियम का, बोरान का, इंडियम का, गैलियम का और सिलिकॉन का। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही सही होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 73। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और वैलेंसी ऑफ एब्जॉर्बेंट, सही बात है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो गैस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन है एडजॉर्प्शन, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उसको एब्जॉर्बेंट जो है उसको वैलेंसी ज़्यादा मिल जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है, सही बात है। डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, बात सही है। और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस देखो जब एब्जॉर्ब होगी गैसें, अभी रिंडमनेस ज़्यादा है, गैसें इधर उधर फैली हुई हैं, ठीक है, रिंडमनेस ज़्यादा है। अब जब वो किसी सॉलिड पे आके एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी रिंडमनेस डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा तो उनकी एंट्रोपी घटेगी, तो डेल्टा एस भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच भी निगेटिव होती है, डेल्टा एच क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। देखो कौन सा सही है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 0 दिया है, देखो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 दिया है, ग्रेटर देन 0 नहीं लेस देन 0 होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। 73 का ऑप्शन नंबर थर्ड। Adsorption is a spontaneous process in which delta G less than 0, डेल्टा जी निगेटिव होता, सही है। डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस क्यों, क्योंकि एंट्रोपी कम होती है, और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। यहाँ पे डेल्टा एस क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। क्या कह रहा है, विच विल गिव टर्बिडिटी ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकोस रिएजेंट, रैपिडली कौन सी देगा। देखो इसमें एल्कोहल है, तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकोस रिएजेंट क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसमें से जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, रैपिडली रिएक्ट करेगा, किससे, ल्यूकोस रिएजेंट। ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है, जिंक प्लस HCl, एनहाइड्रस जिंक प्लस HCl होता है।
ये हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज रिएजेंट, कंसंट्रेट होता है, ये कंसंट्रेट HCl होता है, और एनहाइड्रस होता है HCl, ठीक है। ये होती है ग्लूकोज रिएजेंट, और इसकी रिएक्टिविटी एल्कोहल के टूवर्ड्स क्या होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें से 3 डिग्री एल्कोहल कितना है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। 74 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। ये याद रखना बस, रिएक्टिविटी एल्कोहल की किसकी होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आरबीसी डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है, विटामिन B12। जब एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमें डॉक्टर क्या देता है, विटामिन B12 या B कॉम्प्लेक्स देता है। तो B12 की कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया, आरबीसी की कमी हो जाती है। आगे बढ़े, 75 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखो पहले क्रिस्टल डिफेक्ट क्या, क्रिस्टल डिफेक्ट में क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये सब किस में आते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट में ही आते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर है ना, ए का आर देखो किस किस सारे, एक ऑप्शन छोड़ के सारे ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो HCP किस तरह की पैकिंग होती है, ए बी टाइप। तो बी का कौन सा हो गया, बी का देखो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे अब। CHCl क्या BCC टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, BCC टाइप। और NaCl एनायन इज फेस, NaCl क्या होता है, FCC स्ट्रक्चर बनाता है, NaCl FCC बनाता है, जिसमें जो एनायन होता है वो FCC बनाता है। एनायन क्या होता है, फेस सेंटर पे होता है, या फेस सेंटर पे होता है FCC, यानी फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे होता है। तो देखो डायमंड क्या कोवेलेंट कंपाउंड होता है, डायमंड कार्बन से बनता है, कार्बन कोवेलेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो देखो सारे मिल गए इसमें। ए का कौन सा है, आर, ए का आर हो गया, बी का कौन सा है, पी, बी का पी हो गया, सी का कौन सा है, टी, सी का टी हो गया, सी का टी है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, और इसमें हमें क्या कह रहा है, PQ इज द कर्व फॉर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड कर्व सॉल्यूशन डेल्टा T। देखो जो सॉल्वेंट के केस में क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन का। तो ये क्या है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्वेंट का इसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का कर्व होगा, ये सॉल्वेंट का, किसका है, सॉल्वेंट का कर्व है, और ये किसका, सॉल्यूशन का कर्व है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, PQ इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट, गलत है, PQ किसका कर्व है, सॉल्यूशन का, PQ इज द कर्व ऑफ सॉल्यूशन, XY इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट, सही है। और डेल्टा T एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन डेल्टा T क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा T एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। PQ इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट, XY इज द कर्व ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TV कर्व फॉर सॉल्वेंट एंड डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन देखो एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो रहा है इसमें, डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। PQ यहाँ पे होगा मोलर एलिवेशन, ठीक है, यहाँ पे होता है मोलर एलिवेशन, और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 4 है।
डेल्टा टी यहाँ पे क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें इसके हिसाब से जो स्लाइड बनी है इसके हिसाब से 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सही है और ये सही है। डेल्टा टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पी क्यू क्या है, सॉल्वेंट का कर्व है, एक्स वाई क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा, देखो पी क्यू क्या है, सोल्यूशन का नहीं है, पी क्यू किसका है, सॉल्वेंट का है। एक्स वाई इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट, एक्स वाई इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट, एक्स वाई सोल्यूशन का कर्व है, तो ये गलत है, ठीक है। पी क्यू इज द कर्व ऑफ सॉल्वेंट सही है, एक्स वाई इज द कर्व ऑफ सोल्यूशन सही है, डेल्टा टी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। यहाँ पे जो है पी क्यू इज द कर्व ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का है, यहाँ एक्स वाई क्या है, कर्व ऑफ सॉल्वेंट दिया है, एक्स वाई कर्व ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, पी क्यू कर्व ऑफ सॉल्वेंट, एक्स वाई कर्व ऑफ सोल्यूशन एंड डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर इक्वल। डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होंगे, किस सोल्यूशन के लिए, तो डेल्टा एच इक्वल टू हमारा होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अगर हमारा देखो डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अब देखो कि इस ऑप्शन में डेल्टा एन जी 0 है और डेल्टा एन जी होती क्या है, डेल्टा एन जी होती है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसमें देखो 3 1 4 माइनस 2 2 आ गया, 0 नहीं हो रहा। इसमें देखो 2 माइनस 1 1 आ गया, 0 नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो 2, ये सॉलिड है, सॉलिड का नहीं लेते हैं, ठीक है, सॉलिड के गैसियस सॉलिड के मोल नहीं लेते हैं, सिर्फ गैसियस के मोल। 2 माइनस 1 1 हो गया। यहाँ 2 देखो गैस है, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 2 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में मोल बराबर है, तो डेल्टा एन जी 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, चौथा। यहाँ पे होगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, 78 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सिंपल क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिरिग्राड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस की प्राइमरी अल्कोहल। देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, HCH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिरिग्राड रिएजेंट से, RMgX से करा रहे हैं। ये क्या देता है, माइनस और ये प्लस, और ये टूटेगा इधर माइनस और इधर प्लस। अब कुछ ना करो, प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, HCH, यहाँ से क्या हो जाएगा, HCH प्लस है, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, R, और यहाँ OMgX, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O से रिएक्शन करा दो, कितना, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो बस। देखो ये हमारा हो जाएगा RCH2 और O है, तो यहाँ से क्या प्लस जुड़ जाएगा, H प्लस H हो जाएगा, और ये हो जाएगा RMgX, तो पहले से OH और जुड़ गया Mg। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल यही से बन रहा है, और हमसे यही पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अल्कोहल कौन देगा, तो ये देगा। पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। 79 का कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एक्सर्टेड मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा एक्सर्ट करेगा, पाई इक्वल टू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है, पाई इक्वल टू होता है ICRT। RT तो पहले में ही कॉमन है, सब में पहले ही कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन देखो सबका सेम है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन। तो पाई हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे। I बढ़ेगा पाई बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। I की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, I की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, ठीक है।
यहाँ यूरिया में आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब आई की वैल्यू जितनी कम होगी, हाँ, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो मिनिमम बताना है, तो आई की वैल्यू मिनिमम किसके लिए, 3 के लिए है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। 80 का ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़े आगे, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम जिंक और डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, जिंक की प्लस डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हमारा बनता है क्या, यहाँ हमारा बन जाता है डाइल्यूट HNO3 ZnNO3 का वोल्टेज, ZnNO3 का वोल्टेज बनता है और N2O बनता है, N2O बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। डाइल्यूट जिंक की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हैं तो हमारा ये नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं 82 नंबर, क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। अगर हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये सही है। ठीक है, अगर कंप्लीट होता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये भी सही है। हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये बात सही है। जब ये क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो होती है रिएक्शन करने की या बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, इसलिए जब ये बॉन्ड बना लेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा हीमोग्लोबिन से, तो ब्लड की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिलीवर करने की ब्लड की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 300 टाइम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, तो रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी सही है। ये देखो, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल, मोर स्टेबल होता है कार्बोक्सी। ये देखो यहाँ पे, ये लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हमारा गलत हो गया, यही हमें बताना था। गलत कौन सा है, चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। 82 का ऑप्शन नंबर चौथा। बढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फर्स्ट इनर्ट गैस कंपाउंड, फर्स्ट इनर्ट गैस कंपाउंड कौन सा था, जिनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट, जिनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। ठीक है, जिनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। ये हमारा फर्स्ट नोबल गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड था वो कौन था, जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये पहला कंपाउंड था जो नोबल गैस ने बनाया था। ठीक है, नोबल गैस वैसे जनरली कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन जो पहला कंपाउंड बना था नोबल गैस का वो था जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 84
ये रिएक्शन है, हमें इसकी रिएक्शन NH3 से करा दी और स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन जाता है, देखो ये बन जाएगा हमारे पास COO- और NH4+, वैसे यहाँ भी बन जाएगा COO- और NH4+। ठीक है, अब क्या करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीट, ये पूरी रिएक्शन। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारे पास 2H2O निकलता है, 2H2O निकलता है। ठीक है, तो 2H2O निकलेगा, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, H2O, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक H2O को यहाँ से निकाल दो, एक H2O को यहाँ से, ये बन जाएगा C+O NH2, और ये क्या बन जाएगा C+O NH2। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी हमारे पास निकल जाता है NH3 निकाल दो यहाँ से, तो NH3 क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये आ जाता है NH3 निकाला तो C+O NH और C+O NH। यहाँ से क्या निकाला हमने, NH3, एक N ये ले लो, 2 H है, एक H ये ले लो, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 ये हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 85 नंबर, डाइल्यूट KOH के साथ हीट कर रही है, हमारा क्या है, कीटोन है। ठीक है, कीटोन है। तो ये हमारे एल्डोल कंडीशन में देखो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम इसके क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डाइल्यूट KOH से कराते हैं, क्या हो जाता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके हम 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, 2 मोल लेके देखो यहाँ रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसके 1 मोल हमने ये ले लिया, 1 मोल O, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और 1 मोल और ले लो इसके। अब क्या करो, इस ऑक्सीजन को, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों जोड़ दो, इसको दोनों दे दो, ये जो ऑक्सीजन है और ये दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे जोड़ दो, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाता है, यहाँ से H2O निकल जाएगा। कंडेंसेशन मतलब क्या, H2O निकल जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है किसको करने का, एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन को करने का। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड, और ये जुड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका होता है किसको करने का, बस H2O निकाल दो, जो अल्फा हाइड्रोजन है, और एक जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन से इनके अल्फा हाइड्रोजन दोनों दे दो, उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, एल्डोल कंडेंसेशन करने का शॉर्टकट तरीका है, 85 का दूसरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। हमें क्या बताना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट AbCa के लिए हमें दिया है, लेमडा m दिया है हमारे पास, किसके लिए, लेमडा m इनफाइनाइट दिया किसके लिए, Ba के लिए दिया है। Ba ये कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, Ba है, ये हो जाएगा B+, B+ और A-, और किसके लिए दिया है, Ca के लिए दिया है, Ca के लिए C+ और A-, C+ और A-। ये तोड़ना ही होता, इसका ये होता आयन। ठीक है, ये क्या होता है, लेमडा m B इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये होता है लेमडा m A इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसको हम सीधे सीधे जानते हो क्या लिख देते हैं, सीधे सीधे A और B लिख देते हैं, तोड़ के B और A लिख देते हैं, सीधे सीधे B और A, और ये C और A। ठीक है, C और A।
अब किसका दिया है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड फाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बी एक्स हमें दिया है, बी और एक्स का दिया है, क्या हो जाएगा बी और ये एक्स, ठीक है। हमें निकालना किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सी एक्स का निकालना है, इसका हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो हमारा पास सी प्लस एक्स कैसे आएगा, सी प्लस एक्स कैसे आएगा, सी आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, मतलब ए और बी को कटना चाहिए, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, देखते हैं 140, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 120, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 198, मतलब इसको जोड़ो और इसको माइनस करो, तो हमारे पास सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सी एक्स की मतलब लेमडा एम इनफाइनाइट आ जाएगा। करते हैं 198 120, 198 प्लस 120 कितना आ गया ये 8, 8 2 10, 9 2 11 और 318, 318 में से 140 माइनस करो, 318 माइनस 140 कितना हो गया, 8 में से 4 गया 4, ये कितना हो जाएगा 198, 198 8, 198 में 120 जोड़ना है, ठीक है। तो 8 हो गया, 9 2 11 हो गया, 3 हो गया 18, उसमें से कितना 140 माइनस करना है, 8 ये हो गया 8, ठीक है। 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, 2 में से 1 गया 1, 178। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर 178 पहला आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है, किसके लिए कौन सा ऑर्डर है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन है सेम यूनिट, ठीक है। तो आर इज रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है के ए टू द पावर एक्स, अगर हम जीरो ऑर्डर माने एक्स इक्वल टू जीरो करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम जीरो ऑर्डर माने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ए टू दी पावर क्या हो जाएगा जीरो, अब किसी पे पावर जीरो यानी कि 1, तो आर इक्वल टू किसके बराबर है, के की बराबर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए आर की वैल्यू के बराबर होगी, यानी आर की यूनिट के बराबर होगी जीरो ऑर्डर के लिए। 87 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ट्रू वाले स्टेटमेंट में पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन mg फॉर विच m इक्वल टू 0, 6 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले, फिर तो पता चलेगा। mg 12 कितना 1s2 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। तो यस m इक्वल टू 0, इसके लिए l इक्वल टू कितना है, l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0, मतलब एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ भी l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0, यानी यहाँ भी एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। और p में भी, p में देखो l इक्वल टू क्या होता है, p में l इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, 0 + 1, यहाँ भी m इक्वल टू 0 तो आ रहा है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ भी ऐसा है, तो यहाँ भी l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0, एक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ क्या लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन। ए वाला तो हमारा गलत हो गया। अब देखो ए वाला जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ठीक है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो पहला चौथा तो सही होगा, ठीक है। ये हमने देखा ये हमारा गलत है। अब ए जिस ऑप्शन में प्रेजेंट होगा वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ए 3 ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है,
हमने एक ऑप्शन चेक किया, सारे ऑप्शन हमारे मिल गए, ठीक है, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा, 88 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोटॉन वेट 1 kg। कितने मोल प्रोटॉन का वेट 1 kg होगा। 1 प्रोटॉन का वेट कितना होता है, 1 प्रोटॉन, 1 अगर हमारे पास क्या है प्रोटॉन, इसका वेट कितना होता है 1.67 गुणे 10 पे माइनस 24 ग्राम होता है, ये होता है ना 24 ग्राम, ठीक है। 1 प्रोटॉन का वेट इतना, तो 1 मोल में 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना होगा। 1 मोल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल प्रोटॉन कितने होंगे 6 × 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल प्रोटॉन का वेट, 1 मोल वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। देखो एक प्रोटॉन का वेट इतना है और 1 मोल में इतने प्रोटॉन है, तो वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 × 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 24 10⁻⁻1, ठीक है। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो गया, वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो गया, इतना हो गया, और हमें बताना इतना ग्राम होगा, ठीक है, इतना ग्राम होगा, क्यों, क्योंकि ग्राम आएगा, इतना ग्राम हो गया। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट इतना ग्राम है, ठीक है। तो कितना है 1.67 × 6 × 10⁻⁻1 ग्राम है, कितने वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना है, इतना है। तो 1 ग्राम का वेट कितना होगा, ये हो जाएगा 1/1.67 × 6 1.67 × 6 × 10⁻⁻1 इतना मोल प्रोटॉन हो जाएंगे, इतना मोल क्या हो जाएंगे, इतना मोल प्रोटॉन हो जाएंगे। हमारे पास इतने ग्राम में इतना मोल है और इतने ग्राम में कितना मोल होगा, इतना मोल होगा। तो 1000 ग्राम में कितना, 1000 मतलब 1 kg, 1000 आया 1000 ग्राम या 1 kg, बात एक ही है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/1.67 × 6 × 10⁻⁻10 गुणे 1000, कितना हो जाएगा ये देखो, ये 10 पे -1 है ना, ये 10 पे -1 है, ठीक है, वो जस्ट सेकेंड 10 पे -1 है ये, 6 × 10⁻⁻1 इंटू 1000 है ये, ठीक है, इंटू 1000, जस्ट सेकेंड 1000 को यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 1 × 1000 10⁻⁻10, अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻40 हो जाएगा, ये 3 पहले से 1 ऊपर गया, और ये 1.67 गुणे 6, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻4 × 1.67 गुणे 6, ठीक है। इतना आएगा हमारे पास क्या, मोल प्रोटॉन आएंगे, मोल प्रोटॉन, इतने मोल प्रोटॉन आएंगे। देखो कौन सा ऑप्शन है 1.672, ठीक है, 1.67 × 6.02, 6 भी लिख सकते हैं 10⁻4, तो इतने मोल प्रोटॉन का वेट 1 kg के बराबर होगा। ये हमारा आंसर है, देखो इधर है, थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं इसको आंसर, ठीक है। कितना है 10⁻4 1.67 गुणे 6.023, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इतना मोल प्रोटॉन का वेट किसके बराबर होगा, 1 kg के बराबर होगा। कौन सा है 89। देखें क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90।
देखो ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, उसी तरह करेंगे जैसे हमने कहा था Kp इक्वल Q के बराबर। तो कैसी प्रोसेस होती है, इक्विलिब्रियम होती है, ये हमें पता है। डेल्टा जी अगर लेस देन डेल्टा जी लेस देन RT ln Q। चलो ठीक है, ये देखते हैं। Kp ग्रेटर देन Q किस जाएगी, स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो सी को मिलाते हैं। सी का दूसरा किस ऑप्शन में, सी का दूसरा, एक ही ऑप्शन मिलाते ही मिल गया सी का दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा एक ही ऑप्शन में हो गया। देखो सी का कौन सा है, दूसरा है। सी का तीसरा, तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। एक मिलाया सारा मिल गया। ठीक है, और Kp ज़्यादा है Q से क्या सा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, क्रोमियम +2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3+ रिड्यूसिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होता है हमारा मैग्नीशियम ऊपर होता है और क्रोमियम नीचे होता है, और ये होती है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इधर से इधर आते हैं तो SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो ये क्या है, Mn+3 है और क्रोमियम +2 है। तो Mn कहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, Mn हमारा ऊपर होता है और क्रोमियम नीचे होता है, और SRP की वैल्यू नीचे आने पे बढ़ती है। तो हम जानते हैं SRP इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OP और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RP। अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो जल्दी रिड्यूस होगा। ये क्या होगा, रिड्यूस फास्ट होगा। रिड्यूस कैसा होगा, फास्ट होगा। ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, मतलब जल्दी रिड्यूस हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि इसका नीचे आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, तो इसका कैसा नेचर होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। भाई जो रिड्यूस होते हैं वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये रिड्यूसिंग हो जाएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। देखो क्रोमियम कैसा है, रिड्यूसिंग है, क्रोमियम जो ऑक्सीडाइजिंग, गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा लिखा हुआ। स्कैंडियम कंपाउंड आर रिपेल्ड बाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड, स्कैंडियम क्या है, देखो ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। स्कैंडियम 21 3d 1 और 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं इसमें, 0 +3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो डायामैग्नेटिक, और जब डायामैग्नेटिक होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। डायामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट। और पैरामैग्नेटिक को रिपेल करता है, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, डायामैग्नेटिक होता है तो ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, Cr+3 कंपाउंड आर रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन दोनों हमारे गलत लग रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा, 91 का ऑप्शन नंबर दूसरा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। +3 कंपाउंड आर रिपेल्ड बाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक अगर होता है, डायामैग्नेटिक तो अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक तो रिपेल करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 91 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्रोमियम इज रिड्यूसिंग होता है, Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्रोमियम इज रिपेल्ड,
तो कौन सा हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है 91 का। ठीक है, 91 का बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। बोरिक एसिड पॉलीमराइज बाय बोरिक एसिड BOH3। बोरिक एसिड क्या होता है हमारे पास? BOH3। क्या होता है? BOH। ठीक है, बोरिक एसिड। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉलीमराइज हो जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 93। मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम। ऑक्साइड हमें मैच करना है। फर्स्ट ए ग्रुप के ऑक्साइड किसका है? सोडियम का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। और नॉन मेटल देखो Cl2 Cl क्या है? नॉन मेटल। इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। मिला दिया देखो, और Na2 एक ही बचा, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो पहले का कौन सा हो गया? बी। पहले का बी किसमें? दो ऑप्शन में है, पहले और चौथे में। दूसरे का क्या है? डी है। दूसरे का इसमें ए है, दूसरे का डी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया हमारा। 93 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ये हमें रिएक्शन दी है। ठीक है, POCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? PCl3 से करा रहे हैं। तो ये हमारे क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH Cl रिपेल करेगा तो क्या बन जाएगा? ये Cl बन जाएगा। ठीक है, अब NH3 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O एसिड एमाइड बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? Br2 और एल्कोहलिक QH से। ये हमारी एक नेम रिएक्शन होती है HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? 1 कार्बन लेस एमीन बनता है। 1 कार्बन लेस, एक कार्बन लेस एमीन बनता है। तो एक कार्बन यहाँ से हटा देंगे, एमीन बना देंगे। ठीक है, 1 कार्बन लेस एमीन बनता है। ये CH3 है, CH2 यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH2 है, 3 कार्बन है। CAB क्या है? CH3 है और ये है CH2। ठीक है, ऐसा है। तो एक कार्बन लेस एमीन मतलब ये कीटोन निकाल दो यहाँ से। ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। ठीक है, HBZ रिएक्शन, इसमें क्या होता है? HBZ रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 कार्बन लेस एमीन बनता है, 1 कार्बन लेस एमीन, HBZ, 1 कार्बन लेस एमीन। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। मैचिंग वाला है। प्योर नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है? प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सोडियम एजाइड, ये देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, बेरियम एजाइड होता है। ये बेरियम एजाइड, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं। सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, Na3 को हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 2Na। ठीक है, और 2Na बन जाता है और नाइट्रोजन बन जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ये हो जाएगा 2 और ये 2, सोडियम बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा। ये अपना 2 3 6 और ये है, ये कितना हो जाएगा? 2 N2 और 2। ठीक है, कितना प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं ये याद रखना। प्योर नाइट्रोजन हम कैसे बनाते हैं? सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो हमारा प्योर नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, सोडियम एजाइड को हीट करते हैं क्या बनता है? प्योर नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये एजाइड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, Na N3 ये होता है। ठीक है,
ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बस इतना याद रखना है कि सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्योर नाइट्रोजन बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा, प्योर ना, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हीट करेंगे तब भी बनेगा प्योर नाइट्रोजन। तो देखो पहले का क्या है, चौथा, पहले का चौथा किस ऑप्शन में है, पहले आप चौथे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का चौथा है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, अमोनिया। हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, N2 + 3H2 और 2NH3 बन जाता है, हमारे पास अमोनिया बनता है। तो देखो बी वाला अगर मिला रहे हैं, बी का तीसरा किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, कोई भी एक मिला दोगे सारे मिल जाएंगे। 95 का कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96। पहली रिएक्शन है Cl2 की रिएक्शन NaOH से हार्ड कंसंट्रेट से करा रहे थे, NaCl बन रहा है, H2O बन रहा, और यहाँ पे बनता है Na। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन यहाँ बनता है NaClO3 बनता है, और यहाँ पे HCF की रिएक्शन H2O से करा रहे तो ये 2HF बन रहा है, और यह वहाँ बन जाता है HCOF4 बन जाता है। तो कौन सी रिएक्शन है, NaClO3 और HCFO4, ऑप्शन नंबर 3। 96 का ऑप्शन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं 97 नंबर। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो फ्रॉम द न्यूक्लियस है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr = NH/2π। हमें n की वैल्यू पता करनी है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। n की वैल्यू क्या पता है हमें, डिस्टेंस r पता है, 4 r = क्या होता है, r हमें पता है। देखो ये न्यूक्लियस है अगर, तो r क्या होगा, यही तो होगा r, रेडियस होगा। तो रेडियस हमें पता है कितना, 4.768। तो ये होता है 0.53, और n²/z, z किसके लिए, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के एटम के लिए z = 1, और z की वैल्यू 1 रख दिया, n की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो n² = हो जाएगा हमारे पास 4.768 / 0.53, एक जीरो बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा, 4768 / 530। देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, 5 9 45, 9 बार जाएगा। n² = कितना आ गया, 9। तो n = कितना हो जाएगा, 3। n = 3, तो n = 3, n की वैल्यू 3 रख दो, 3h/2π हमारा आंसर आ गया, 3h/2π, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 97 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, सही है। स्टेटमेंट यूज में कि हाँ इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में काम आता है बैकेलाइट का, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, और किसमें बनाने, स्विच बोर्ड बनाने में काम होता है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं 99 नंबर। 99 ये एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन हम किससे कराना है, H3 एसिडिक हाइड्रेशन का होता है यहाँ पे, ठीक है। एसिडिक हाइड्रेशन। तो क्या करते हैं, यहाँ पे H2O को जोड़ते हैं, H+ और OH- आता है। अब एक बांड तोड़ोगे, एक H+ इसको दोगे और OH- इसको, फिर दूसरा बांड तोड़ना है, एक H इसको, एक बांड तोड़ा, एक H इसको, एक बांड तोड़ा, एक H इसको, एक OH इसको। अब हमारा देखो एक कार्बन पे 2 OH है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा देखो A क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाता है, कीटोन बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, देखो CH3 AmGI से कराते हैं। तो ये हमें क्या देता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे, ठीक है। ये देखा माइनस और ये प्लस, और यहाँ से ये निगेटिव
और ये प्लस। अब प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ना है बस। ये हो गया CH3, ये हो गया C से क्या जोड़ देंगे, CH3 को माइनस को CH3, और ये और CH3, और क्या है O पे MgI, ये है प्लस, ये है माइनस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो H2O से क्या आएगा, H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा। प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास C, और ये बन जाएगा OH, और क्या बन जाएगा MgI और OH। देखो क्या बनना है यहाँ, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल। C, ये CH3, ये सब CH3 है, ठीक है, ये सारे CH3 हैं। CH3 का होल क्यूब COH। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 99 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन हो रही है, इतना सुपर ऑक्साइड बन रहा है। ये देखो, अगर सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, -1। 2 ऑक्सीजन पे कितना, सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे -1 और 1 ऑक्सीजन पे -1/2। तो ये -1 है तो ये +1 होगा। +1 किसका होता है, एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल देखो इसमें से कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेरियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। सुपर ऑक्साइड है, +1 किस पे होता है, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे -1 होता है और 1 ऑक्सीजन पे -1/2 होता है, ठीक है। तो ये +1 है, और +1 किसका होता है, एल्कली मेटल का होता है। और एल्कली मेटल इसमें हमारा कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और बेरियम हमारा क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो बेरियम कैंसिल हो गया। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों एल्कली मेटल है। अब इन तीनों में कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, जैसे देखो, अगर इसकी हमारी साइज, मेटल की साइज की अगर बढ़ती है, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज, तो टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड इंक्रीज। अगर मेटल, एल्कली मेटल में, ये तो कैंसिल हो गया। अब एल्कली मेटल में जिस एल्कली मेटल की साइज ज्यादा होगी, जैसे जैसे एल्कली मेटल की साइज बढ़ेगी वैसे सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइज किसकी है, नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होती है, सबसे बड़ी साइज किसकी हो गई, पोटेशियम की। तो ये हमारा मेटल क्या होगा, पोटेशियम होगा। क्या हो गया कि, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। देख लो इसको एक बार। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।